नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे पुनर्भुगतान या अदायगी विधि के लाभ, एडवांटेज ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। पुनर्भुगतान अवधि के कुछ लाभ भी है और कुछ हानियां भी है। हम सर्वप्रथम लाभ के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन सरल। फर्स्ट पॉइंट सरल। पुनर्भुगतान अदायगी विधि की गणना करना बहुत सरल है तथा समझना बहुत ही सरल है। इसकी गणना करना बहुत आसान है। इसकी गणना करना सरल है। यह पद्धति छोटी संस्थाओं जिनके पास सीमित श्रम शक्ति है और जो अन्य जटिल प्रविधियों के उपयोग की योग्यता नहीं रखती है या अपनाई नहीं जाती है, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में विदेशी विनियोगों की लाभदायकता के मूल्यांकन में इस विधि को बहुलता से अपनाया जाता है। यह पद्धति छोटी संस्थाओं जिनके पास सीमित श्रम शक्ति है, और जो अन्य जटिल प्रविधियों के उपयोग की योग्यता नहीं रखती है। उनके द्वारा अपनाई जाती है। सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन कम लागत, लो कॉस्ट। कम लागत अन्य परिष्कृत विधियों जिनमें विश्लेषक के समय एवं संगणकों के उपयोग में पर्याप्त लागत आती है की तुलना में यह कम लागतशील विधि है। अर्थात अन्य परिविधियों यानी जो भी दूसरे मेथड है उनकी तुलना में इस विधि में समय भी कम लगता है और गणना में उपयोग में लागत कम आती है। अतः लिख सकते हैं अपन अन्य परिष्कृत विधियों परिष्कृत विधियों जिनमें विश्लेषक के समय एवं संगणक के उपयोग में संगणकों के उपयोग में
उपयोग में पर्याप्त लागत आती है, पर्याप्त लागत आती है की तुलना में कम लागतशील विधि है, की तुलना में कम लागतशील विधि है। थर्ड पॉइंट लेते हैं अपन रोकड़ कमी वाली, रोकड़ कमी वाली संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण, संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण। जब संस्था की रोकड़ स्थिति अत्यंत शोचनीय होती है, यानी संस्था के पास समय तथा रोकड़ की कमी होती है, अतः संस्था की रोकड़ स्थिति अत्यंत शोचनीय होती है, उस समय पुनर्भुगतान अवधि अत्यंत उपयोगी होती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उस विनियोग प्रस्ताव को जिसकी सहायता से विनियोजन लागत शीघ्रतम वसूल हो सके प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह यह विधि तरलता अवधारणा तथा लाभदायकता अवधारणा नहीं है, यानी ये विधि क्या है, तरलता अवधारणा है, लाभदायकता अवधारणा नहीं है। जिस परियोजना की अवधि से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, पुनर्भुगतान अवधि, पुनर्भुगतान अवधि सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, उसे प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है, उसका कारण मैंने आपको बताया। जब संस्था की रोकड़ स्थिति अत्यंत शोचनीय होती है और उसके पास पुनर्भुगतान अवधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ऐसी स्थिति में उसमें जो परियोजना की अवधि होती है उसमें सबसे कम जो अवधि होने पर उसे प्राथमिकता दी जाती है। यह इस तरह अपन कह सकते हैं यह विधि तरलता अवधारणा है, यह विधि तरलता अवधारणा है, ना कि लाभदायकता अवधारणा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन अप्रचलन का भय, फोर्थ पॉइंट अप्रचलन का भय। ऐसे उद्योग जिनमें तकनीक की प्रगति बड़ी तेजी से होती है वहां मशीनों के अप्रचलन का भय अधिक रहता है। ऐसे उद्योग जहां तकनीक बड़ी तेजी से होती है, वहां मशीनों
प्रचलन का भय अधिक रहता है। भय अधिक रहता है, अतः वहां उन्हीं परियोजनाओं को चुना जाता है जिनकी पुनर्भुगतान अवधि कम से कम हो। अतः वहां केवल उस परियोजना को चुना जाता है जिसकी पुनर्भुगतान अवधि कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, जोखिम में कमी। जोखिम में कमी विस्तृत अर्थ में पुनर्भुगतान अवधि जोखिम में भी व्यवहार रखती है। कोई भी परियोजना के कार्य करने पर उसमें जोखिम तो अवश्य होता है। विस्तृत अर्थ में अदायगी अवधि या जोखिम पुनर्भुगतान अवधि जोखिम में भी व्यवहार करती है। कम अदायगी वाली परियोजना अधिक अवधि वाली परियोजना की तुलना में कम जोखिमपूर्ण होती है। इस तरह कम पुनर्भुगतान अवधि से परियोजना को जोखिम कम की जा सकती है। जिस परियोजना की पुनर्भुगतान अवधि अधिक होती है वह जोखिम अधिक तथा कम पुनर्भुगतान अवधि कम होने पर जोखिम कम होता है। इसके अलावा पॉइंट ले सकते हैं अपन, अल्पकालीन आय को महत्व देना। यह विधि उन फर्मों के लिए अधिक उपयोगी है जो दीर्घकालीन विकास की तुलना में अल्पकालीन आय को प्राथमिकता देते हैं। छठा, अल्पकालीन आय को महत्व देना। यह विधि उन फर्मों के लिए अधिक उपयोगी है जो दीर्घकालीन विकास की तुलना में अल्पकालीन आय को प्राथमिकता देती है। पुनर्भुगतान अवधि के कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती है। अब हम पुनर्भुगतान अवधि की हानियों पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन, वापसी अदायगी अवधि के पश्चात वापसी अदायगी अवधि के पश्चात के रोकड़ अंतर्विधि पर ध्यान न देना। इस विधि की
सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यह उन रोकड़ अंतर्वाहों की तरफ ध्यान नहीं देती जो वापसी अदायगी के पश्चात प्राप्त होते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सपोज अपने पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए की टोटल कॉस्ट अपने पास है कितनी, 4 लाख रुपए। बी की भी कितनी है, 4 लाख रुपए। बी की भी कितनी है, 4 लाख रुपए। और अपने पास ईयर दिए हुए हैं और कैश इनफ्लो ए प्रोजेक्ट का और कैश इनफ्लो बी प्रोजेक्ट का, ये दोनों दिए हुए हैं। ईयर अपने पास दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 साल दिया हुआ है। कैश इनफ्लो अपने पास दिया हुआ है ए प्रोजेक्ट का, मान लो 80,000, 1 लाख, या रुपीज में 1 लाख, 1,20,000 और 1 लाख। इसके पश्चात ये नील है, इसके पश्चात ये कितना है, 0 है। इसी प्रकार बी प्रोजेक्ट का अपने पास दिया हुआ है 70,000, 80,000, 1,10,000 और 80 और फिर 1 लाख दिया हुआ है। और बी का छठे साल में ये कितना है, 40,000 रुपए। अब हम एक टेबल बनाते हैं और उसके सहायता से पे बैक पीरियड निकालते हैं अपन। सबसे पहले यहां लेते हैं प्रोजेक्ट बी, यहां लेते हैं प्रोजेक्ट ए, और यहां लेते हैं अपन ईयर। देखिए यहां पर लेते हैं कैश इनफ्लो और यहाँ सीएफ, कैश इनफ्लो की सीएफ। यहाँ ईयर दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वर्ष दिया हुआ अपन के पास। कैश इनफ्लो में सबसे पहले दिया हुआ 80,000, फिर 1 लाख, फिर 1,20,000, चौथे साल में एक का दिया हुआ है 1 लाख रुपए और फिर 0 और 0। देखिए इसकी कैश इनफ्लो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं अपन, 80,000, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1,80,000, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 लाख, और जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये कितना आएगा, 4 साल, 4 लाख रुपए। अब देखिए आप, जब अपन के पास ये 4 लाख रुपए प्राप्त हो जाते हैं तो अपन की कॉस्ट कितनी थी प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कितनी थी, 4 लाख। तो ए का पे बैक पीरियड कितना आया, पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट ए बराबर 4 ईयर्स। इसकी कितनी आई, 4 साल की अवधि प्राप्त हुई। अब अपन निकालते हैं सेकंड का। इस सेकंड में प्रोजेक्ट बी में कितना है, 70,000, फिर 80,000, फिर 1,10,000,
सॉरी 1,10,000, और इसमें कितना है 80 चौथे साल में, और पांचवें साल में आपके अब कितना है 1,00,000, और छठे साल में आपके पास कितना है 40,000 रुपए। प्रोजेक्ट बी की कैश इनफ्लो निकालते हैं आप। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 40,000, 70,000, 70 और 80 1,50,000, 1,50,000 और 1,10,000 2,60,000, 2,60,000 और ये 80 3,40,000, 3,40,000 और 1,00,000 बराबर 4,40,000, और 4,40,000 और ये दोनों मिलाकर कितने हुए 5,80,000, सॉरी 4,80,000 रुपए। अब अपनी देखिए प्रोजेक्ट बी की कॉस्ट कितनी है 4,00,000 रुपए। प्रोजेक्ट बी की कितनी है 4,00,000 कॉस्ट है, और 4,00,000 कॉस्ट कहाँ हो रही है इसके अंदर हो रही है, चौथे और पांचवें वर्ष के अंदर हो रही है। देखिए आप प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड निकालते हैं अपन। पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट बी बराबर 4,40,000 हो रही है, यानी 40,000 अधिक हो रही है। तो 4 साल तो ये कंप्लीट कर रहा है, 4 साल ये क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा है, अर्थात 4 प्लस इसकी प्रोजेक्ट की कीमत कितनी हो रही है 4,40,000 माइनस प्रोजेक्ट कितना था अपन का 4,00,000 घटाते हैं डिवाइड बाय 4 साल जो कंप्लीट कर रहे हैं उसका कैश इनफ्लो कितना है 80,000 डिवाइड बाय 80,000 बराबर 4 प्लस 4,40,000 में से इतने गए तो कितने आएंगे 40,000 डिवाइड बाय 80,000 बराबर 4 प्लस 1/2 बराबर 4 वर्ष और 6 मंथ। ये आधा वर्ष है, अर्थात इसे 4 वर्ष और 6 मंथ कहते हैं। अतः हम देखते हैं प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड 4 साल आ रहा है, जबकि प्रोजेक्ट बी का कितना आ रहा है 4 वर्ष और 6 माह आ रहे हैं। अतः इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए को अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसकी वापसी अदायगी कम है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि प्रोजेक्ट ए में प्राप्त रोकड़ अंतर्वाह 4 वर्ष के समाप्त हो जाता है, जबकि प्रोजेक्ट बी में 6 वर्ष तक प्राप्त होते रहते हैं, 6 वर्ष तक प्राप्त होते रहते हैं। ये 6 वर्ष तक चल रहा है इसका प्रोजेक्ट का, कि 6 वर्ष तक प्राप्त होते रहते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन मुद्रा के समय मूल्य की अवहेलना। देखिए इस विधि का एक दोष ये भी है कि यह समय मूल्य को ध्यान में नहीं रखती है। यह विधि समय मूल्य को ध्यान में नहीं रखती है। यह विधि समय मूल्य को ध्यान में नहीं रखती है। ये रुपए का वही मूल्य मानती है जो पहले वर्ष या वित्तीय वर्ष में भी है। यह रुपए का वही मूल्य मानती है जो पहले वर्ष या तृतीय वर्ष
में जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दिए हुए थे, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दो दिए हुए हैं, इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट मान लो सपोज अपन को पास दिए हुई है कितनी, 86,000, और यहाँ पर भी कितनी है 86,000। 86,000 रुपए यहाँ पे भी दिए हुए हैं और यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ ईयर दिया हुआ है और यहाँ कैश इनफ्लो दिया हुआ है। अभी कैश इनफ्लो लिख लेते हैं अपन, पहले ईयर दे देते हैं। ईयर कितना है? 1, 2 और 3। ये प्रोजेक्ट का ए का कैश इनफ्लो और ये प्रोजेक्ट बी का कैश इनफ्लो यहाँ लेते हैं अपन दोनों का। देखिए यहाँ फर्स्ट ईयर में कितनी है कैश इनफ्लो? 20,000। सेकेंड ईयर में कितनी है? 25, सपोज 25, और थर्ड ईयर में कितनी है? 41,000। इन सबको मिलाते हैं तो अपन के पास कितना आता है? 86,000 जो कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट ए का प्राप्त होता है। लेकिन अगर मैंने क्या कहा कि पहले वर्ष या तृतीय वर्ष में समय का वही मूल्य मानते हैं कि जो होता है, यहाँ अगर 81 है और यहाँ कितना है 25,000 है और यहाँ कितना 20,000 है, तब भी कितना होता है? 86,000 होता है, तब भी 86 होता है। चाहे प्रोजेक्ट थर्ड में चाहे ये, आप देखिए कि इसमें 41,000 प्रोजेक्ट ए में कितना है? थर्ड ईयर में 41,000 है, जबकि प्रोजेक्ट बी में कितना है? फर्स्ट ईयर में 41,000 है। और प्रोजेक्ट ए में कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 20,000 है, जबकि प्रोजेक्ट बी में कितना है? थर्ड ईयर में 20,000 रुपए है। ये विधि समय मूल्य को ध्यान में नहीं रखती है, ये रुपए का वही मूल्य मानती है जो पहले वर्ष या तृतीय वर्ष में है। ठीक है, यानी इसका किसी से भी कोई भी ईयर से कैश इनफ्लो से प्राप्त होता है तो वह उसे किसी भी प्रकार का नहीं मानती है। थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं। थर्ड पॉइंट, परियोजना की लाभदायकता की उपेक्षा। परियोजना की लाभदायकता की उपेक्षा। ये विधि परियोजना की लाभदायकता का मूल्यांकन नहीं करती है। ये विधि परियोजना की लाभदायकता का मूल्यांकन नहीं करती है। मूल्यांकन नहीं करती है। ये केवल परियोजना में लगी लागत की वसूली पर ही बल देती है। यह केवल परियोजना में लगी लागत की वसूली पर बल देती है। वसूली पर बल देती है। जबकि लाभ लागत वसूल के बाद ही प्राप्त होते हैं। जबकि लाभ लागत वसूली के बाद ही प्राप्त होता है। जब पहले नहीं होते हैं। कोई भी विनियोगता केवल पूंजीगत व्यय का वसूल करने के लिए ही विनियोग नहीं करता। किसी भी विनियोजन के दो लक्ष्य होते हैं, पूंजी की वापसी तथा लाभदायकता, जिसे प्रत्यय दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इन लक्ष्यों के कारण ही कोई भी परियोजना सफल होती है। इस विधि में
प्रथम लक्ष्य को ही ध्यान में रखा जाता है एवं द्वितीय लक्ष्य की अवहेलना की जाती है। इसलिए प्रायः इस विधि को मछली चारा कसौटी के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि इसमें मछली के आकार के बजाय चारे की वसूली पर ही बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, पूंजी लागत की उपेक्षा। पूंजी लागत की उपेक्षा। इस विधि में परियोजना पर विनियोजित पूंजी की लागत की भी अवहेलना की जाती है, जिसमें एक प्रकार से यह मान लिया जाता है कि परियोजना पर व्यय द्वारा केवल वापसी ही करनी है, पूंजी की कोई लागत नहीं होती है, पूंजी पर कोई लागत नहीं होती है। किंतु किसी भी व्यवसायिक संस्था को पूंजी मुक्त में उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए परियोजना पर संस्था की अदायगी अवधि या पुनर्भुगतान अवधि के अनुसार न केवल लागत वसूल की जाती है करनी चाहिए, बल्कि उस पर देय ब्याज को भी वसूल करना चाहिए, देय ब्याज को भी वसूल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, अधिकतम स्वीकार्य अवधि। अधिकतम स्वीकार्य अवधि। अधिकतम स्वीकार्य अवधि की गणना कठिन। देखिए, प्रबंध के लिए एक अधिकतम स्वीकार्य योग्य पुनर्भुगतान अवधि जिसके आधार पर किसी भी परियोजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सके, निर्धारण करना कठिन है। इसके लिए कोई विवेक के आधार नहीं हो सकता, इसके लिए कोई विवेक के आधार नहीं हो सकता, इसके लिए कोई विवेक के आधार नहीं हो सकता। पुनर्भुगतान अवधि में कुछ कमियां होने के कारण इन कमियों को सुधारने की आवश्यकता होती है। अतः पुनर्भुगतान विधि में हम पुनर्भुगतान विधि में सुधार, इंप्रूवमेंट इन पे बैक पीरियड मेथड के अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, पुनर्भुगतान अवधि या अदायगी अवधि के पश्चात लाभदायकता की गणना। कैलकुलेटिंग द पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं हम। अदायगी अवधि विधि में या पुनर्भुगतान अवधि विधि में परियोजना की पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात की रोकड़ आय की अवहेलना की जाती है। अदायगी अवधि के पश्चात की रोकड़ आय की अवहेलना की जाती है। इसे यह विधि परियोजना की लाभदायकता की जांच न होकर केवल तरलता की ही जांच रह जाती है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की अदायगी के पश्चात के शेष जीवन काल के अर्जनों की गणना की जाती है। इसे संपत्ति के अंतिम वर्ष में रोकड़ निस्तारण मूल्य को भी सम्मिलित किया जाता है। जिस परियोजना की अदायगी अवधि के पश्चात की अर्जने सर्वाधिक होगी उस परियोजना को सर्वोत्तम माना जाएगा। अदायगी अवधि के पश्चात की लाभदायकता की गणना हम एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला, पोस्ट बैक प्रॉफिटेबिलिटी बराबर
पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बराबर टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ माइनस इनिशियल कॉस्ट को या इनिशियल इन्वेस्टमेंट कीजिए आप, वो भी अपन कर सकते हैं। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बराबर टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ माइनस इनिशियल कॉस्ट, ये अपन लिख सकते हैं। और अपन ये भी कह सकते हैं इन अल्टरनेटिव फॉर्मूला द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग कैपिटल रिलीज विद विल बी एडेड, अपन उसको ऐड भी कर सकते हैं। पोस्ट पे बैक पीरियड बराबर पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, नेट एनुअल कैश इनफ्लो प्लस, मैंने अभी बताया था सैलवेज वैल्यू को ऐड करेंगे अपन, सैलवेज वैल्यू को ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तब अपन के पास क्या प्राप्त होगा, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्राप्त होगा। यदि अपन को पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्ञात करना है तो फॉर्मूला अपन लगाएंगे पोस्ट पे बैक इंडेक्स बराबर पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर पोस्ट पे बैक प्रॉफिट पोस्ट पे बैक पोस्ट पे बैक प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इस फॉर्मूले से अपन को क्या प्राप्त होगा, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्राप्त होगा, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात की लाभदायकता की गणना करनी है। कैलकुलेटिंग द पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी के अंतर्गत अपन लेते हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 15 लाख रुपए। एक परियोजना की लागत कितनी दी हुई है, 15 लाख रुपए दी हुई है। इट्स वर्किंग लाइफ, कार्यशील जीवन कितना दिया हुआ उसका, 15 साल दिए हुए हैं। एंड सैलवेज वैल्यू 50,000, अवशेष मूल्य कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपए दिया हुआ है। एनुअल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स 2,50,000 रुपीज, ये अपन को एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है।
एज्यूम टैक्स रेट, टैक्स रेट की कल्पना करनी है कितनी, 50%। फाइंड आउट पे आउट पीरियड, पुनर्भुगतान अवधि ज्ञात करनी है, पुनर्भुगतान अवधि का लाभ ज्ञात करना है तथा पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात उसकी लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी ज्ञात करनी है। अर्थात प्रश्न में ये दिया हुआ है, ए परियोजना की लागत 15 लाख रुपए है तथा उसका कार्यशील जीवन 15 वर्ष है, अवशेष मूल्य कितना है, 50,000 है। हास एवं कर, हास से पूर्व एवं कर के पश्चात दर कितनी दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है 2,50,000 और कर दर दी हुई है 50% दी हुई है। देखिए इसे अपन हल करते हैं। सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 15 लाख, प्रश्न में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, परियोजना की लागत दी हुई है कितनी, 15 लाख रुपए। फिर दिया हुआ अपन को एनुअल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स 2,50,000 रुपए। एनुअल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, ये दिया हुआ प्रश्न में। अब एनुअल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स को अपन क्या कह सकते हैं, इसे अपन कह सकते हैं एनुअल कैश इनफ्लो, ये भी अपन इसको कह सकते हैं एनुअल कैश इनफ्लो। ये दिया हुआ प्रश्न में कितना, 2,50,000 रुपए। जब ये दोनों चीजें दी हुई है तब अपन पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं। पे बैक पीरियड निकालते हैं अपन सबसे पहले, पे बैक पीरियड बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। देखिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं अपन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी मशीन की प्रारंभिक लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या मशीन की लागत कितनी दी हुई है, 15 लाख रुपए दी हुई है। एनुअल कैश इनफ्लो अभी अपन ने ज्ञात किया, दिया हुआ प्रश्न में 2,50,000 रुपए, 2,50,000। 150 में 25 का भाग देंगे तो ये प्राप्त होंगे अपन को 25 150, 150। ये प्राप्त कितना हुआ अपन को, 6 ईयर्स। ये प्रश्न में अपन का पहला पे बैक पीरियड प्राप्त हो गया, पहला पे बैक पीरियड प्राप्त हो गया। यदि प्रश्न में अपन को कहते हैं कि पोस्ट पे बैक पीरियड ज्ञात कीजिए, क्या करना है, पोस्ट पे बैक पीरियड बराबर पोस्ट पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे, ये तो था अपन का क्या पे बैक पीरियड, अब क्या निकाल रहे हैं अपन, पोस्ट पे बैक निकाल रहे हैं। पोस्ट पे बैक पीरियड बराबर, जब प्रश्न में वर्किंग लाइफ दी हुई है, लाइफ इन ईयर्स माइनस पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। तो देखिए आप, लाइफ इन ईयर्स कितनी दी हुई है, 15 साल दिए हुए हैं, और पे बैक कितना निकाला अपन, 6 है, तो ये कितना आएगा, 9 ईयर्स।
ये क्या है अपना पोस्ट पे बैक पीरियड 9 ईयर। ठीक है, अब अपन को निकालना है क्या, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालना है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। तो देखिए आप पोस्ट पे बैक प्रॉफिट बराबर पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एनुअल कैश इनफ्लो में सैलवेज वैल्यू को जोड़ते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट को घटाते हैं। तो देखिए टोटल एनुअल कैश इनफ्लो प्लस सैलवेज वैल्यू लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये निकाल रहे हैं अपन पोस्ट पे बैक पीरियड। एनुअल कैश इनफ्लो अपन को कितना दिया हुआ है, 2,50,000 रुपए, 2,50,000। अब अपन को यहाँ क्या करना है, एनुअल कैश इनफ्लो ये टोटल निकालनी है, टोटल एनुअल कैश इनफ्लो निकालना है। तो अपन कैसे निकालेंगे, एनुअल कैश इनफ्लो कितना दिया हुआ है, 2,50,000 रुपए इंटू वर्क, इसकी लाइफ कितनी है प्रोजेक्ट की, 15 साल, तो 15 साल से गुणा करेंगे, प्लस सैलवेज वैल्यू कितनी दी हुई है, 50,000, लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 15 लाख। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2,50,000 इंटू 15, 2,50,000 इंटू 15, तो ये है लगभग 37,50,000, 37,50,000 प्लस 50,000 माइनस 15 लाख, 37,50,000 प्लस 50,000 बराबर 38 लाख। 38 लाख में से 15 लाख जाते हैं, तो 38 में से 15 गए तो 23 लाख रुपए। ये कितना है, 23 लाख, 23 लाख रुपए। ये अपना क्या है, पोस्ट पे प्रॉफिट, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कितना है, 23 लाख रुपए है। अब अपन को निकालना है लास्ट में पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसके लिए फॉर्मूला है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इन्वेस्टमेंट इनटू 100, इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो देखिए अपन के पास प्राप्त होगा पोस्ट बैक प्रॉफिट कितना है, 23 लाख रुपए। कितना है, 23 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, प्रारंभिक कॉस्ट दी हुई है इनटू 100। ये क्या निकालना है अपन, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखिए कितना आएगा,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2300 डिवाइड बाई 15, 153 पॉइंट लगभग 153.33% ये आएगा अपन के पास क्या, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर 153.33% प्राप्त होगा। पुनर्भुगतान विधि में सुधार के अंतर्गत हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, बेल आउट पुनर्भुगतान अवधि की गणना। बेल आउट पुनर्भुगतान अवधि की गणना। अवधि की गणना बेल आउट पे बैक पीरियड। देखिए, पुनर्भुगतान अवधि विधि एक आलोचना यह की जाती है, पुनर्भुगतान विधि या अदायगी विधि की एक आलोचना यह की जाती है कि इस विधि में संपत्ति के निस्तारण मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। पुनर्भुगतान अवधि विधि के अंतर्गत एक आलोचना यह की जाती है कि इस विधि में संपत्ति के निस्तारण मूल्य सैल्वेज वैल्यू निस्तारण मूल्य या सैल्वेज वैल्यू को ध्यान में नहीं रखा जाता। नहीं रखा। इस कमी को दूर करने के लिए बेल आउट पुनर्भुगतान अवधि की गणना की जाती है। यह विधि उन पूंजी निर्णयों में अधिक महत्वपूर्ण होती है जिनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। यह विधि उन पूंजी निर्णयों में अधिक महत्वपूर्ण होती है, जिनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है।
इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम संपत्ति के जीवन काल के सभी वर्षों तथा बचतों का संचय रूप से योग कर लिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम संपत्ति के जीवन काल के सभी वर्षों के लिए निश्चित मूल्य अथवा क्षतिहीन मूल्य ज्ञात किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की आय अथवा बचत का संचय रूप से योग कर लिया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष के संचय योग को उस वर्ष के संपत्ति के निश्चित मूल्य से बढ़ा देते हैं। जिस अवधि में संचय बचत और निश्चित मूल्य की राशि विनियोग की लागत के बराबर हो जाती है, उसे ही हम बेल आउट पुनर्भुगतान विधि कहते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कॉस्ट है, किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है 60,000 और इकोनॉमिक लाइफ कितनी है 10 वर्ष और एनुअल कैश इन फ्लो कितना है 10,000 है। प्रश्न में कह रहे हैं कि सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष के अंत में कितनी है उसकी 40,000 रुपए है। एनुअल डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड 5,000, प्रति वर्ष उसमें कितनी 5,000 रुपए की कमी आ रही है, मतलब अवशेष मूल्य उसका 5,000 रुपए प्रति वर्ष कम हो रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बेल पे आउट पे बैक पीरियड ज्ञात करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें लेते हैं अपन ईयर कंटिन्यूस रखेंगे अपन और एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है अपन को प्रश्न में, एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो के बाद में अपन बनाएंगे क्या, क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो नेक्स्ट बनाएंगे अपन सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू बनाने के बाद में क्युमुलेटिव टोटल, क्युमुलेटिव टोटल। देखिए, ईयर अपन को फर्स्ट ईयर में कितनी है वैल्यू, एनुअल कैश इनफ्लो कितना दिया हुआ है, एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है 10,000 रुपए। क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो पे कितना आएगा, प्रथम वर्ष में सेम आएगा 10,000 रुपए। सैल्वेज वैल्यू प्रथम वर्ष में कितनी दी हुई है 40,000 रुपए दी हुई है, 40,000 दी हुई है। क्युमुलेटिव टोटल यानी टोटल कितनी होगी, क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो प्लस सैल्वेज वैल्यू दोनों को मिलाकर कितनी हुई 50,000 रुपए। अर्थात अपन कह सकते हैं इसे 1 नंबर देते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5। कॉलम नंबर 5 बराबर 3 + 4। इस तरीके से अपन को क्युमुलेटिव टोटल प्राप्त हो जाती है। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में क्या लिखा हुआ है कि एनुअल डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड 5,000, 5,000 रुपए की प्रति वर्ष में कमी हो रही है। तो देखिए, एनुअल कैश इनफ्लो तो उतना ही रहेगा, एनुअल कैश इनफ्लो कितना रहेगा 10,000 ही रहेगा। क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा 10 और 10 20, इन दोनों को जोड़ देंगे 10 और 10 को 20 और ये 5,000 रुपए की जब कमी होगी तो अब कितना रहेगा 35,000। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या कह रहा है 5,000 रुपए की कमी होती है इसलिए। फिर क्युमुलेटिव टोटल कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ने पर, किसका कॉलम 3 और 2 को जोड़ने पर, तो इन दोनों को जोड़ा गया तो कितना आएगा 35 और 20,000 यानी 55,000, 55,000। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में एनुअल कैश इनफ्लो 10,000
और कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कितना होगा 10 और 20 कितने हुए 30,000। 10 और 20 30,000 रुपए। सैलवेज वैल्यू 35 से घटकर प्रति वर्ष 5,000 रुपए घट रही है, तो ये कितनी हो जाएगी 30,000 रुपए। ये भी घटकर 30,000 हो जाएगी। कम्युलेटिव कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ने पर कितनी हो जाएगी 60,000। और जब 60,000 प्राप्त हो जाती है तो अपन की जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी थी 60,000। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी थी 60,000 और ये भी कितनी है 60,000, यानी 3 वर्ष में ये पूरी हो जाती है। अतः इससे ये ज्ञात होता है इस सारणी से कि बेल आउट पे बैक पीरियड कितना होगा 3 साल प्राप्त होंगे। ये कितने होंगे 3 ईयर। ये अपना क्या है बेल आउट पे बैक पीरियड कितना 3 साल प्राप्त होगा। थर्ड पॉइंट लेते हैं अपन पुनर्भुगतान अवधि व्युत्क्रमों की गणना पे बैक रेसिप्रोकल्स। अदायगी अवधि में विभिन्न वर्षों की अर्जनों के समय कारक पर ध्यान नहीं दिया जाता। पुनर्भुगतान अवधि या अदायगी अवधि में विभिन्न वर्षों की अर्जनों के समय कारक पर ध्यान नहीं दिया जाता। टाइम फैक्टर या टाइम एलिमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, समय कारक पर ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान नहीं दिया जाता। साथ ही परियोजना की लाभदायकता का माप करने के लिए प्रत्यय की दर की गणना भी नहीं की जाती। इसके साथ ही परियोजना की लाभदायकता का माप करने के लिए प्रत्यय की दर की गणना भी नहीं की जाती। पुनर्भुगतान अवधि का व्युत्क्रम ही विनियोग पर समय समायोजित प्रत्यय दर होती है। पुनर्भुगतान अवधि का व्युत्क्रम ही विनियोग पर समय समायोजित प्रत्यय दर होती है। समायोजित प्रत्यय दर होती है। समायोजित प्रत्यय दर होती है। अदायगी अवधि या व्युत्क्रम वास्तव में
प्रस्ताव की लाभदायकता का अनुमान है। इस व्युत्क्रम की गणना वार्षिक रोकड़ प्रवाह की राशि की कुल विनियोजित राशि का भाग देकर उसे 100 से गुणा करके ज्ञात की जा सकती है। अर्थात हम एक फॉर्मूला लेते हैं, पे बैक रेसिप्रोकल बराबर एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। और दूसरा फॉर्मूला ये भी कह सकते हैं अपन, पे बैक रेसिप्रोकल बराबर 1 अपॉन पे बैक 1 अपॉन पे बैक पीरियड इंटू 100। इस फॉर्मूले के सहायता से हम पे बैक रेसिप्रोकल अर्थात पुनर्भुगतान व्युत्क्रम की गणना कर सकते हैं। चाहे इस फॉर्मूले को लगाओ या इस फॉर्मूले को लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं।